हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल नीतीश धुरंधर क्लासेस पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो आइए इस शानदार चैप्टर को पढ़ते हैं बड़े ही मज़े से। तो प्रकाश का परावर्तन जानने से पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में। ठीक है, मेरा पहला टॉपिक हो जाएगा प्रकाश, कि प्रकाश होता क्या है, प्रकाश कहते हैं किसे। तो इसका परिभाषा हो जाएगा कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देखते हैं। ठीक है, प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल बनता है कि अगर प्रकाश नहीं होता तो क्या होता। बात करते हैं, अगर प्रकाश नहीं होता तो ये ईश्वर के दिए हुए जो दो आँख है ये किसी काम का नहीं होता। ठीक है, प्रकाश नहीं होता तो किसी भी वस्तु को नहीं देख पाते हम लोग। ठीक है, किसी भी वस्तु को हम लोग तभी देखते हैं जब उस वस्तु पर प्रकाश पड़ता हो, वह वस्तु प्रकाश की उपस्थिति में हो, तभी वो वस्तु को हम लोग देख पाते हैं, नहीं तो नहीं देखते। ठीक है, जिसका परिभाषा समझ में आ गया होगा कि प्रकाश के बारे में अगर पूछा जाए कि प्रकाश किसे कहते हैं, सीधे बताना है कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में और भी कुछ पॉइंट्स को जान लेते हैं जो अक्सर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के सवाल बनते रहते हैं। तो प्रकाश जो है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। ठीक है, इस दोनों पॉइंट्स को आप लोग नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए इसके बाद का जो मेरा टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के स्रोत। तो प्रकाश के स्रोत किसे कहते हैं, इसका डेफिनेशन हो जाएगा कि वे सभी वस्तुएं जिनसे प्रकाश निकलता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश के स्रोत कहते हैं। वे सभी वस्तुएं जिनसे प्रकाश निकलता हो उसे क्या कहते हैं, प्रकाश के स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य, तारा, जलती हुई बल्ब, जलती हुई मोमबत्ती, ये सब के सब क्या हो जाएगा, तो प्रकाश के स्रोत होगा। क्यों होगा प्रकाश के स्रोत, क्योंकि ये सब प्रकाश को उत्सर्जित करता है। ठीक है, इसलिए ये सब के सब क्या हो जाएंगे, तो प्रकाश के स्रोत हो जाएंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं सूर्य और तारा के बारे में। तो सूर्य और तारा जो है ये प्राकृतिक प्रकाश के स्रोत हैं, और जलती हुई बल्ब, मोमबत्ती, ये सब के सब क्या है, तो मानव निर्मित प्रकाश के स्रोत हैं। ठीक है, मानव निर्मित क्यों है, क्योंकि इसको मानव बनाया है, इसलिए मानव निर्मित के प्रकाश के स्रोत हो जाएंगे। और सूर्य और तारा जो है ये प्राकृतिक प्रकाश के स्रोत हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य तो सूरज जो है ये ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है हम पृथ्वीवासियों के लिए। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन है, तो क्या बताना है, सूर्य। ठीक है, चलिए ये चीज़ समझ में आ गया होगा प्रकाश के स्रोत के बारे में। अब यहाँ पे हम लोग ये जानेंगे कि प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं, ठीक है, उनमें विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं को प्रकाश ऊर्जा में बदला जाता है।
प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उनमें विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं को किस ऊर्जा में बदला जाता है, तो प्रकाश ऊर्जा में। जैसे यहाँ पे बात करते हैं लालटेन, ठीक है। लालटेन को जब जलाते हैं तो इसमें हम लोग मिट्टी का तेल डालते हैं, मिट्टी का तेल, और मिट्टी के तेल में कौन सा ऊर्जा संचित रहता है, तो रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा संचित रहता है। अब इसको जलाएंगे तो ये रासायनिक ऊर्जा किस में बदल जाएगा, प्रकाश ऊर्जा में बदल जाएगा। यानी यही रासायनिक ऊर्जा जो संचित है मिट्टी के तेल में, ये ऊर्जा अब बदल जाएगा किस में, तो प्रकाश ऊर्जा में बदल जाएगा, प्रकाश ऊर्जा में बदल जाएगा, ठीक है। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि आप लोग देखे होंगे टॉर्च, बल्ब, तो ये सब जो जलता है ये सब के सब विद्युत ऊर्जा की मदद से जलता है। तो यहाँ पे कौन सा ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा है। और विद्युत ऊर्जा जब इस दोनों को जलाएंगे, टॉर्च को जलाएंगे, बल्ब को जलाएंगे, तो विद्युत ऊर्जा जो है ये किस ऊर्जा में बदल जाएगा, तो ये भी प्रकाश ऊर्जा में ही बदल जाएगा। इस आधार से हम लोग कह सकते हैं कि प्रकाश जो है, प्रकाश यह एक ऊर्जा का भी रूप है। तो प्रकाश के बारे में हम लोग ये भी जान लिए, प्रकाश के स्रोत के बारे में पढ़ लिए हैं, और प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उनसे विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं को हम लोग क्या करते हैं, प्रकाश ऊर्जा में बदल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्रकाश क्या हो गया, एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, और प्रकाश एक ऊर्जा का भी रूप है। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद का जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक है प्रकाश के निकलने और नहीं निकलने के आधार पे वस्तु के प्रकार, ठीक है। प्रकाश के निकलने और नहीं निकलने के आधार पर अगर वस्तु के प्रकार की बात करें तो ये जो है ये दो टाइप का होता है, ये दो प्रकार के, ठीक है। पहला जो प्रकार होता है इसका वो होता है प्रदीप्त वस्तु, प्रदीप्त वस्तु। इसी का एक और नाम है, इसको बोलते हैं दीप्तिमान वस्तु, ठीक है। प्रदीप्त वस्तु या फिर दीप्तिमान वस्तु कर सकते, दोनों एक ही चीज़ है। और इसका दूसरा जो रूप होगा वो होगा अप्रदीप्त, अप्रदीप्त वस्तु, और इसका दूसरा नाम हो जाएगा अदीप्तिमान वस्तु, अदीप्तिमान, ठीक है। अब देखिए इस दोनों को हम लोग एक एक करके पढ़ लेते हैं कि प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं और अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा बात करते हैं। प्रदीप्त वस्तु उस वस्तु को कहते हैं जो प्रकाश को उत्सर्जित करता हो, ठीक है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु या दीप्तिमान वस्तु बोलते हैं। वे सभी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करता हो उसे हम लोग कहते हैं प्रदीप्त वस्तु या दीप्तिमान वस्तु। जैसे सूर्य हो जाएगा, तारा हो जाएगा, जलती हुई मोमबत्ती हो जाएगा, जलती हुई बल्ब हो जाएगा, ठीक है। ये सब के सब क्या हो जाएगा, तो प्रदीप्त वस्तु हो जाएगा। इसके बाद अगर बात करते हैं अप्रदीप्त वस्तु, तो अप्रदीप्त वस्तु की परिभाषा क्या हो जाएगा, तो वे सभी वस्तुएं जो प्रकाश को स्वयं उत्सर्जित नहीं करता हो उसे हम लोग बोलते हैं अप्रदीप्त वस्तु या अदीप्तिमान वस्तु, ठीक है। यानी कि जितने भी वस्तु हैं जो प्रकाश को स्वयं उत्सर्जित नहीं करता, यानी वे सभी वस्तुएं जो प्रकाश स्वयं उत्सर्जित नहीं करता हो उसे हम लोग कहते हैं अप्रदीप्त वस्तु या फिर अदीप्तिमान वस्तु। जैसे कुर्सी क्या प्रकाश उत्सर्जित करता है, नहीं करता है, इसलिए क्या हो जाएगा, अप्रदीप्त वस्तु हो जाएगा। टेबल, पुस्तक, ठीक है। और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप लोग यहाँ पे। तो ये सब के सब क्या हो जाएगा, अप्रदीप्त वस्तु। क्यों होगा, क्योंकि यह प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करता है, और सूर्य, तारे, बल्ब जो है, मोमबत्ती, ये सब के सब प्रकाश को उत्सर्जित करता है, इसलिए ये सब के सब क्या हो जाएगा, दीप्तिमान वस्तु हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर बात करते हैं इस अप्रदीप्त वस्तु में, तो इसमें आप चंद्रमा भी लिख सकते हैं, चंद्रमा, ठीक है। चंद्रमा जो है यह अप्रदीप्त वस्तु है। क्यों,
क्योंकि इसके पास अपना प्रकाश नहीं होता है। अब आपको लगता होगा कि जब इसके पास अपना प्रकाश है ही नहीं तो चमकता कैसे होगा। तो सूरज से पड़ने वाली किरण को क्या करता है, जब इसके सतह पे सूरज की किरण पड़ता है, ठीक है, तो ये परावर्तित करके हम लोगों तक पहुंचा देता है, जिसके कारण से हमें चमकीला प्रतीत होता है। ठीक है, चंद्रमा के बारे में पूछा जाएगा तो बताना है कि ये अप्रदीप्त वस्तु है क्योंकि इसके पास अपना प्रकाश नहीं होता है। चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण, तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगा, एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं। एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं। और प्रकाश की किरण को हमेशा तीर चिन्ह से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, प्रकाश की किरण को तीर चिन्ह से व्यक्त किया जाता है। अब देखो ये तीर चिन्ह क्या बताता है, तो प्रकाश की किरण की दिशा को बताता है कि किस दिशा से किस दिशा की ओर जा रही है। ठीक है, यही बताता है। और ऐसे सीधा अगर लाइन खींच देते हैं तो ये बिल्कुल सरल रेखा हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग किरण नहीं कर सकते जब तक इसमें तीर चिन्ह नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा किरण के बारे में। चलिए इसके बाद का जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक हो जाएगा किरण पुंज। आइए जानते हैं किरण पुंज के बारे में। किरण पुंज, तो किरण पुंज, इसकी परिभाषा जानने से पहले हम लोग समझते हैं पुंज के बारे में। पुंज का मतलब होता है समूह, भीड़। जब हम लोग मार्केट जाते हैं तो मार्केट में ढेर सारा भीड़ देखते हैं, आदमियों का समूह देखते हैं। सब्जी मंडी में जाते हैं तो सब्जी का समूह मिल जाता है, तो वहाँ पे क्या होगा, सब्जी का पुंज होगा। ठीक है, जहाँ पे आदमी का भीड़ होगा वो आदमी का पुंज होगा। तो यहाँ पे देखिए किसका पुंज होगा, किरण पुंज। इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। अब इस किरण पुंज की बात करें तो ये किरण पुंज जो है ये 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला इसका जो प्रकार है वो है अपसारी किरण पुंज। दूसरा हो जाएगा अभिसारी किरण पुंज, और तीसरा हो जाता है समांतर किरण पुंज। ठीक है, किरण पुंज के कितने प्रकार, 3 प्रकार। पहला हो जाएगा अपसारी किरण पुंज, दूसरा हो जाएगा अभिसारी किरण पुंज, और तीसरा हो जाएगा समांतर किरण पुंज। अब तीनों को हम लोग एक एक करके पढ़ लेते हैं कि अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, और समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं। तो देखिए अपसारी का अगर मतलब लिखे तो इसका मतलब बनता है फैलना। ठीक है, अपसारी का मतलब क्या होता है, फैलना। और अभिसारी का मतलब हो जाता है एक ही जगह पे जमा होना। अभिसारी का मतलब एक ही जगह पे जमा होना, इकट्ठा होना, और अपसारी का मतलब होगा फैलना। ठीक है, और समांतर तो आप लोगों को पता ही होगा कि 2 रेखा के बीच की दूरी अगर क्या हो, बराबर हो, तभी वो क्या होगा, समांतर होगा। और समांतर रेखा हमेशा बराबर ही होता है, कहीं भी इसको लेके जाएंगे तो उसके बीच की दूरी हमेशा समान ही रहने वाला है। ठीक है, तो इसका परिभाषा जान लेते हैं पहले। अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। तो यहाँ देखिए पहला प्रकार इसका क्या है, अपसारी किरण पुंज। तो अपसारी किरण पुंज में क्या होगा इसका डेफिनेशन, कि ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर क्या हो, फैलती चली जाती हो। एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज कहेंगे। देख रहे हैं, ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है, उसे हम लोग कहते हैं अपसारी किरण पुंज। ये अपसारी किरण पुंज हो जाएगा। देख रहे हैं, एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जा रही है।
इसके अगर उदाहरण की बात करें तो गाड़ी के जितने भी हेडलाइट देखे होंगे, ठीक है, वे सब के सब क्या हो जाएंगे, अपसारी किरणपुंज के उदाहरण हो जाएंगे। उसमें क्या होता है कि एक बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरण निकलती है और फैलती चली जाती है, तो वे सब के सब क्या हो जाएंगे, अपसारी किरणपुंज हो जाएंगे। बल्ब जो जलाते हैं हम लोग, बल्ब क्या, एक बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरण निकलती है और फैलती चली जाती है, तो बल्ब क्या हो जाएगा, बल्ब भी एक अपसारी किरणपुंज के उदाहरण हो जाएगा। चलिए दूसरा बात करते हैं अभिसारी किरणपुंज की। तो अभिसारी किरणपुंज किसे कहते हैं, तो इसका परिभाषा हो जाएगा कि ऐसा किरणपुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु स्रोत पर आकर मिलती हो, ठीक है, एक बिंदु स्रोत पर आकर मिलती हो, उसे हम लोग कहते हैं अभिसारी किरणपुंज। देख रहे हैं, यानी ऐसा किरणपुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु स्रोत पर आकर मिलती हो, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं अभिसारी किरणपुंज। तो इसके अगर उदाहरण की बात करें, अभिसारी किरणपुंज के उदाहरण की बात करें तो आप लोग देखे होंगे जियोमेट्रिकल बॉक्स में एक इस प्रकार का लेंस दिया जाता है, ये वाला लेंस, इस प्रकार का लेंस दिया जाता है, ठीक है। इसको जब हम लोग धूप में लेके जाते हैं तो इसके ऊपर जो प्रकाश की जो किरण होता है वो सभी दिशा में पड़ता है, लेकिन जब भी ये इसके नीचे वाला में हम लोग देखते हैं, इसके नीचे की दिशा में देखते हैं तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, ऐसे इस प्रकार से जमा हो जाता है, सभी किरण एक बिंदु स्रोत पर आकर मिल जाता है, ठीक है, एक बिंदु स्रोत पर आकर मिल जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, अभिसारी किरणपुंज। एक ही बिंदु पर क्या हो रहा है, अभिसरित हो रहा है, मतलब जमा हो रहा है, इसको बोलेंगे अभिसारी किरणपुंज। और ये हो जाएगा, ये इसी का एग्जाम्पल है, ये अभिसारी किरणपुंज और ये अपसारी किरणपुंज, ठीक है। बात करते हैं समांतर किरणपुंज की, तीसरा। तो समांतर किरणपुंज किसे कहेंगे, ऐसा किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, समांतर किरणपुंज कहेंगे। जैसे देखिए इसका फोटो इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है, ये सब सब क्या है, समांतर किरणपुंज है, ठीक। अगर इसका उदाहरण लेते हैं तो लेजर लाइट देखे होंगे, लेजर लाइट जो है ये समांतर किरणपुंज का उदाहरण हो जाएगा। ये जो ज्योमेट्रिकल बॉक्स में जो लेंस दिया जाता है, ये लेंस अभिसारी किरणपुंज का उदाहरण हो जाएगा। और जितनी भी गाड़ी की हेडलाइट हैं, बल्ब हैं, ये सब के सब हो जाएगा अपसारी किरणपुंज। उम्मीद करते हैं आपको ये तीनों चीज़ समझ में आ गया होगा। चलिए नोट करते जाइएगा इस चीज़ को। चलिए इसके बाद का जो मेरा टॉपिक है, वो टॉपिक है प्रकाश के पार करने और नहीं पार करने के आधार पे पदार्थ के प्रकार, ठीक है। प्रकाश के पार करने और नहीं पार करने के आधार पर जो ये पदार्थ, ये 3 भागों में बटा होता है, ठीक है, 3 भागों में। पहला भाग इसका होता है पारदर्शी पदार्थ, दूसरा भाग हो जाएगा इसका अपारदर्शी पदार्थ, और तीसरा भाग हो जाएगा पारभासी पदार्थ, ठीक है। तो ये पदार्थ को जो बांटा गया है 3 भागों में, ये बांटा गया है प्रकाश के निकलने और नहीं निकलने के आधार पर बांटा गया है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, ठीक है। इसकी परिभाषा हो जाएगा कि वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें आसानी से पार कर जाता हो, उसे हम लोग कहते हैं पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। यानी वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें आसानी से पार कर जाता हो, उससे हम लोग बोलते हैं पारदर्शी पदार्थ। और पारदर्शी पदार्थ के अगर उदाहरण की बात करें तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, इसका उदाहरण हो जाएगा जल, कांच, हवा,
ठीक है, ये सब के सब क्या हो जाएंगे, पारदर्शी पदार्थ हो जाएंगे। इस पे हम लोग अगर प्रकाश को गुजारेंगे तो सब के सब पार कर जाएगा। इसलिए इसका डेफिनेशन हो जाएगा कि वे सभी पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की सभी किरणें आसानी से पार कर जाता हो उसे हम लोग कहते हैं पारदर्शी पदार्थ। उम्मीद करते हैं ये चीज़ समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद बात करते हैं अपारदर्शी पदार्थ। जस्ट इसी का उल्टा हो जाएगा, अपारदर्शी यानी पार नहीं करेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, अपारदर्शी। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा कि वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें पार नहीं करता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें पार नहीं करता हो उसे हम लोग बोलते हैं अपारदर्शी। जैसे कि यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे पत्थर लिख सकते हैं, पत्थर, टेबल लिख सकते हैं, ठीक है, टेबल लिख सकते हैं। अच्छा, ये वाइट बोर्ड जो दिख रहा है ये भी क्या हो जाएगा, अपारदर्शी पदार्थ का उदाहरण हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि इस पर प्रकाश अगर गुजारेंगे तो प्रकाश की किरणें इसमें पार नहीं करेगी, इसलिए ये वाइट बोर्ड भी क्या हो जाएगा, अपारदर्शी पदार्थ के अंतर्गत आएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं पारभासी पदार्थ। तो पारभासी पदार्थ किससे कहते हैं, वे सभी वस्तुएं, जैसे कि यहाँ पर हम देख लिए पारदर्शी और अपारदर्शी, इसके अलावे कुछ ऐसे भी वस्तुएं होते हैं जिसमें प्रकाश की किरणें पूरा नहीं आंशिक रूप से पार करता है। ठीक है, तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा कि वे पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें पूरा नहीं आंशिक रूप से पार करता हो उसे हम लोग कहते हैं पारभासी पदार्थ कहते हैं। ठीक है, वे पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें आंशिक रूप से, आंशिक का मतलब होता है थोड़ा, आंशिक रूप से पार करता हो उसे हम लोग कहते हैं पारभासी पदार्थ। जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच लिख सकते हैं, तेल लगा कागज लिख सकते हैं, ठीक है, कोहरा लिख सकते हैं, घना धुआं लिख सकते हैं, धुआं, दूध लिख सकते हैं, रक्त लिख सकते हैं, बैलून लिख सकते हैं, बैलून, ये सब के सब क्या हो जाएगा, तो पारभासी पदार्थ के उदाहरण हो जाएगा। घिसा हुआ कांच का, तेल लगा कागज, कोहरा, घना धुआं, दूध, रक्त, बैलून जो है ये सब के सब पारभासी पदार्थ हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये भी क्लियर हो गया। इसके बाद का जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक काफ़ी मोस्ट है, हर साल इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते रहता है। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम लोग काफ़ी आनंद से पढ़ेंगे, मज़े से समझेंगे। ठीक है, इस टॉपिक का नाम ही है, जो है चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। सबसे पहले हम जानेंगे परावर्तन। परावर्तन का मतलब क्या होता है, लौटना, वापस लौटना। ठीक है, जैसे कि हम लोग बॉल को, रबर का बॉल लेते हैं, रबर को, बॉल को जब पटकते हैं नीचे तो बॉल क्या होता है, वापस लौटता है ना। तो यही लौटने की क्रिया को क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। तो यहाँ पे परावर्तन किसका होगा, प्रकाश का होगा। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन। तो इसका परिभाषा हो जाएगा, प्रकाश का परावर्तन का परिभाषा हो जाएगा कि जब प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह से टकराती है तो टकराने के बाद वापस फिर उसी माध्यम में वो लौटती है जिस माध्यम से वो आती है। ठीक है, और इसी वापस लौटने की क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिर से सुन लीजिए एक बार परिभाषा इसका। जब प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह से टकराती है तो टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में वो लौटती है जिस माध्यम से वो आ रही होती है, और इसी वापस लौटने की क्रिया को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। जैसे यहाँ पे समझते हैं, देखिए, चलिए इसका डायग्राम यहाँ बना लेते हैं। ये एक परावर्तक सतह है, समतल सतह है, और इस पर हम लोग जब प्रकाश की किरण गुजारेंगे तो ये परावर्तित होकर क्या हो जाएगा, वापस लौट जाएगा। और इसका एक भाग जो है, ये पीछे का जो साइड होता है ये रंगा हुआ भाग होता है। ठीक है, ये जो लाइन जो खींच रहे हैं, लाइन खींच रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रंगा हुआ भाग।
रंगा हुआ भाग, ठीक है। यहाँ से प्रकाश की किरण को हम लोग गुजारते हैं और ये परावर्तक सतह पर पड़ने के बाद देखिए जिस माध्यम से वो आ रही है उसी माध्यम फिर वापस लौट जाती है और इसी वापस लौटने की क्रिया को कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन। इसको तीर चिन्ह से दिखा देते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम लोग कुछ छोटी छोटी पॉइंट्स को जान लेते हैं। देखिए ये जो किरण है, ये जो किरण जो आके परावर्तक सतह पर जो पड़ रही है, इस किरण को हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण। और परावर्तक सतह से परावर्तन के बाद वापस जाने वाली किरण को हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण, ठीक है। और परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आकर पड़ती है उसको हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। देखिए ये बिंदु, इस पे बिंदु क्या है, इस सतह पर देखिए ये परावर्तक सतह पे बहुत सारा बिंदु है, लेकिन आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर पड़ता है उस बिंदु को हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। इसका नाम हो जाएगा आपतन बिंदु, ठीक है। और आपतन बिंदु पर एक लंब को डाल देते हैं, जिसको हम लोग अभिलंब कहते हैं, अभिलंब। और इसको हम लोग एन से दिखाते हैं। इसका इंग्लिश होता है नॉर्मल, जिसका फर्स्ट लेटर एन होता है, इसलिए इसको हम लोग एन से दिखाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच में कुछ कोण बन रहा है, ये वाला, ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बन रहा है उस कोण को हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। आपतन कोण, ये आपतन कोण हो जाएगा, जिसको हम लोग स्मॉल आई से दिखाते हैं। और अभिलंब परावर्तित किरण के बीच के बने कोण को हम लोग क्या कहते हैं, तो परावर्तन कोण बोलते हैं, जिसको हम लोग स्मॉल आर से दिखाते हैं, परावर्तन कोण, ठीक है। तो ये प्रकाश का परावर्तन हो गया। और प्रकाश के परावर्तन के नियम से जानने से पहले हम लोग कुछ छोटी छोटी इस पॉइंट को जान लेते हैं, ठीक है। इस चीज़ को समझ लेते हैं तो प्रकाश का परावर्तन समझना आसान हो जाएगा, याद रहेगा हमेशा के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आपतित किरण के बारे में जान लेते हैं। आपतित किरण, तो आपतित किरण किसे कहते हैं, इसका परिभाषा हो जाएगा कि परावर्तक सतह पर आकर पड़ने वाले किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। परावर्तक सतह पर आकर पड़ने वाले किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग जानते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु किसे कहते हैं, तो परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आकर पड़ती है, परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आकर पड़ती है उसे हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु, और इसे हम लोग ओ के द्वारा दिखाते हैं, ठीक है। तो आपतन बिंदु भी समझ में आ गया। और क्या बोलेंगे, परिभाषा को रटना नहीं है, समझना है, समझ के बताना है। देखिए परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आकर पड़ती है उसे हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। इसके बाद हम लोग जानेंगे अभिलंब के बारे में। अभिलंब, तो आपतन बिंदु पर डाला गया जो लंब होता है उसी लंब को बोलते हैं अभिलंब, यानी आपतन बिंदु पर डाला गया लंब क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। उसके बाद जानेंगे परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, तो परावर्तित किरण किसे कहेंगे, तो देखिए परावर्तक सतह से परावर्तन के बाद वापस जाने वाली किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तक सतह से परावर्तन के बाद वापस जाने वाली किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित
किरण कहते हैं। उसके बाद क्या है, आपतन कोण है। आपतन कोण, तो आपतन कोण की परिभाषा क्या हो जाएगा, देखिए अभिलंब, ये जो लाइन दिख रहा है, ये वाला लाइन, ये क्या है, अभिलंब है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच के बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, और इसे स्मॉल आई से दिखाया जाता है। क्या बोलेंगे, अभिलंब और आपतित किरण के बीच के बने कोण को हम लोग क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। और परावर्तन कोण किसे कहेंगे, तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के बने कोण को हम लोग क्या कहेंगे, परावर्तन कोण कहेंगे, परावर्तन कोण कहेंगे। ठीक है, अभिलंब और परावर्तित किरण के जो बीच बन रहा है कोण, इस कोण को बोलेंगे परावर्तन कोण, और इसको हम लोग स्मॉल आर से दिखाते हैं। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच के बने कोण को हम लोग आपतन कोण कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। और इस चीज़ को, इस फोटो को अगर सही से समझ लिए हैं तो प्रकाश का परावर्तन आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। ठीक है, और इसके नियम भी आसानी से याद रहेगा, आप किसी को भी समझा सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे की टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। और अब जो है हम लोग जानेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम, दो नियम होते हैं। इसका पहला नियम होगा, और रटना नहीं है, बिल्कुल इसी से हम लोग समझेंगे। देखिए इसका पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम कहता है आपतित किरण परावर्तित किरण क्या लिख दिए, तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। देखिए यहाँ पे आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब जो है, ये तीनों के तीनों क्या है, एक ही तल में। तो यही प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम हो जाएगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया जो अभिलंब दिख रहा है, ये तीनों के तीनों क्या है, एक ही तल में दिख रहा है। तो ये पहला नियम हो जाएगा प्रकाश का। और दूसरा नियम हो जाएगा कि यहाँ पर देखिए आपतन कोण जो है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यही है प्रकाश के दो नियम। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। और दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कोण आई बराबर होगा कोण आर। ठीक है, अगर कोण आई 30 डिग्री है तो ये अपने आप आर भी क्या होगा, 30 डिग्री होगा। आपतन कोण 45 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी क्या होगा, 45 डिग्री होगा। किस नियम से होगा, तो प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम से होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।